पता है, सदियों से सुनते आ रहे हैं, सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था। सुना है ना सामिना आपने? हर किसी ने ही सुना होगा, लेकिन क्या क्या वो हकीकत को जानते हैं कि सुकरात ने, जो एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, मुहक्किक था, उसने जहर का प्याला क्यों पिया था? सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया था? विंग जोन, यमी, ज़बी हलाल, ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर। आप कश्मकश में पड़ गई हैं। शुक्र नहीं, मेरे सुकरात। ख्याल में वो लेकिन उस सच्चाई को बोलना चाहता था, कुछ सच्ची बात कहना चाहता था जो उसके बस में नहीं थी कहना, तो उसके पास कोई हल नहीं था देखें कि इसके सिवा। ये रेडियो वेव से सबको पता चल जाए, कोई तो बात थी जिसने जो है ना सुकरात को जहर का प्याला पीने पे मजबूर किया था। ये बात सबको पता है, लेकिन उसके बिहाइंड द स्टोरी क्या है, उसने क्यों उस स्टोरी को बहुत दो लफ्ज़ों में अगर आप बयान कर दें तो आप जीतेंगे विंग जोन का यमी, ज़बी हलाल, ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर। जीते 10 विंग्स बास्केट, फ्राइज़ एंड ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच, फ्राइज़ एंड ड्रिंक। लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है इनके पास। $5.99 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़, फ्रंट एंड ड्रिंक और 65 सेंट्स विंग्स। बीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग जोन की 2 लोकेशंस है। उनकी ओरिजिनल लोकेशन जो है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स है। उनका फ़ोन नंबर है 6306352280 और इनकी दूसरी लोकेशन जो है वो टूही और मैकॉर्मिक पे है। विंग जोन किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका, हकीका, कुर्बानी या अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फ़रीज़ अंजाम दें। अशरफ पटेल साहब की निगरानी में पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे या गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है, रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन, इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें 773-610-4995। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी 23 जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो में। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए, पान की कैटरिंग करानी हो या खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे का पान, किसी किस्म का ये पान। अगर पान स्पेशलिस्ट, पान की कोई बात आए तो पान स्पेशलिस्ट शिकागो के सिर्फ एक ही हैं। उनका नाम याद रखें, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। उनका फ़ोन नंबर लिख के रख लें। अगर आपके किसी भी तकरीब में मेहमानों की तरफ से फरमाइश आ जाए कि खाने के बाद पान भी खाते हैं हमारे मेहमान, तो 773-817-9791 मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई को आप अपनी उस तकरीब में बुला लें। आपके मेहमानों को ज़बरदस्त पान लगा के देंगे। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है, क्योंकि ये जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बफ़े लगाते हैं, जिसमें 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने, ग्रिल आइटम्स होते हैं, जो सिर्फ 1199 में जितना चाहें खाएँ। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएँ। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएँ, जो लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। और इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है, बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है। अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 872-208-3373। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लो, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस और कहीं नहीं मिलेगी, और आपकी तलाश ख़त्म होगी आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे आके, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। तो जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो आपको चीज़, रग और दूसरे अच्छे कारपेट्स बहुत ही मार्केट से कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो आपकी कारपेटिंग की किसी भी नीड्स के लिए सबसे पहले आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग ही जाएँ। ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पे। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। 773-988-0348 इनका फ़ोन नंबर है। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मैार साबरी निहारी ने रखा है प्रकार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाहकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे, साबरी निहारी चले आएँ। उनका एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो, इलिनॉय। फॉर कैटरिंग के रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विज़िट करें www.sabrinihari.com। जी, आपने हो गया सारे ऐड? जी, आपके पास आपके कंप्यूटर में इस कंप्यूटर को बंद करता हूँ मैं, उस कंप्यूटर में जाके 1 सेकंड, लेट मी टेक दिस कॉल। सोनी धरती और ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम अशरफ भाई, क्या हो गया आज?
जी जी, बस थोड़ी मसरूफियत थी। मैं काफी देर से प्रोग्राम सुन रहा था आपका, लेकिन मैं स्टेशन आईडी का इंतजार कर रहा था। अच्छा, नहीं वो आज हमें उसने दे दिया डिस्काउंट। जी जी, तो फिर मैं कहा कि अब स्टेशन आईडी अगर नहीं मिले तो फिर मुझे फोन कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज की अच्छी बात ड्यू थी। जी जी बिल्कुल, तो मैं शुरू करता हूँ। हम्म। एक साहिब को अंगूर बहुत पसंद है। जी जी। सुबह अपनी फैक्ट्री जाते हुए उन्हें रास्ते में अच्छे अंगूर नजर आए। हम्म। उन्होंने गाड़ी रोकी और 2 किलो अंगूर खरीद कर नौकर के हाथ घर भिजवा दिए और खुद अपनी तिजारत पर चले गए। दोपहर को खाने के लिए वापस घर आए। दस्तरखान पर सब कुछ मौजूद था मगर अंगूर गायब। उन्होंने अंगूरों को पूछा। घर वालों ने बताया कि वो तो बच्चों ने खा लिए, अच्छा। कुछ हमने चख लिए। मामूली वाकया था मगर बाज मामूली झटके इंसान को बहुत ऊंचा कर देते हैं सही और बात उसके है। दिल के ताले खोल देते हैं। वो जी जी। साहिब फौरन दस्तरखान से उठे, हम्म। अपनी तिजोरी खोली, लोटों की बहुत सी पेटियां निकालकर बैग में डाली और हम्म। घर से निकल गए। हम्म। उन्होंने अपने कुछ मुलाजिम भी बुलवा लिए। पहले वो एक प्रॉपर्टी वाले के पास गए, कई प्लाटों में से एक प्लाट मुंतखब किया, फौरन उसकी कीमत अदा की। फिर ठेकेदार और इंजीनियर को बुलाया। जगह का आर्जी नक्शा बनवा कर ठेकेदार को मस्जिद की तामीर के लिए काफी रकम दे दी और कहा 2 घंटे में खुदाई शुरू होनी चाहिए। और वो ये सब काम इस तरह तेजी से कर रहे थे जैसे आज मगरिब की अजान तक उनकी जिंदगी बाकी हो। इन कामों में हफ्ते और महीने लग जाते हैं मगर जब दिल में इखलास की कुव्वत हो, हाथ बुखल और कंजूसी से आजाद हो, तो महीनों के काम मिनटों में हो जाते हैं। यही सूरत हाल ताजिर साहब के साथ भी हुई। इखलास और शौक की ताकत ने उन्हें चंद घंटों में सारे काम करा दिए। बेहतरीन मौके का प्लाट भी मिल गया, अच्छा इंजीनियर और अच्छा ठेकेदार भी हाथ आ गया और मगरिब की अजान से पहले पहले खुदाई और तामीर का काम शुरू हो गया। शाम को वो साहिब वापस घर आए तो घर वालों ने पूछा कि आज आप खाना छोड़कर कहाँ चले गए। कहने लगे अपनी असली घर और असली रिहाइश गाह का इंतजाम करने और वहाँ खाने पीने का इंतजाम बनाने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतजाम हो गया, अब सुकून से मर सकता हूँ। आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी में ही अंगूर के 4 दाने मेरे लिए छोड़ना गवारा ना किए और मैं अपना सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा था। मेरे मरने के बाद आपने मुझे क्या भेजना था। इसलिए अब मैंने खुद ही अपने माल का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए आगे भेज दिया है। इस पर मेरा दिल बहुत पुरसुकून है और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कितना माशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त नसीहत तो आमोज वाक़या है इंसान के लिए अब अगर देखिए ये सोचे इस छोटा पे सा तो। वाकया था जी। और उसने इसको कितना गहराई में लिया हम्म। और उसी वक्त जो भी उसने फैसले करने थे उसने कर लिया कि भाई मेरे घर वालों ने तो मेरे लिए 4 अंगूर भी नहीं छोड़े और मैं सारी जिंदगी इनके लिए जो है ना 16-16 घंटे काम कर रहा हूँ और यहाँ भाग वहाँ भाग, यहाँ दौड़ वहाँ दौड़ और मर जाऊंगा तो सब इनके बाद जो मेरे लिए अंगूर नहीं बजाए वो मेरे कल फातिहा क्या पढ़ेंगे, कल नियाज क्या करेंगे। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल। तो तो ऐसे ही एक आदमी के बारे में मैंने एक शेर मैंने पढ़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा हूँ वो शेर भी मैं आपकी नजर कर दूं। जी ज़रूर। तो वो भी इसी तरह के है कि जब इंसान जिंदा होता है ना तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते, जब मर जाता है ना तो फिर सारे काम उसके मरने के बाद करते हैं। तो ये शेर है, बढ़ती है अब नियाजें उसके मज़ार पर, बढ़ती है अब नियाजें उसके मज़ार पर, कुछ रोज पहले जो के फाकों से मर गया। वाह वाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। आंखें आंखें खोलने के लिए शेर भी बहुत है और वो वाक़या जो आपने सुनाया वो भी बहुत है। अगर सुनने वालों को मतलब समझ आ जाए ये बात तो आई मीन। तो जो कुछ भी भेजना है ना राय खुदा में अपने हाथ से भेज दें, जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं है। बेशक। हमें उम्मीद है उसने जन है हमारा कि हमारी औलाद है, हमारे लिए पीछे पड़ेगी, फातिहा भी करेगी, नियाज भी करेगी हाँ ये और हमारी हमारे लिए उम्मीद है सारे ना। सवाब भी करेगी। लेकिन हमें जो अपने हाथ से हो जाए ना हाँ हाँ, मतलब इस उसकी बात बात ही का और होती है। उम्मीद है, यकीन नहीं है ना, उम्मीद है साथ कि हमें कि हमारे बाद हमारी औलादें हमारे लिए फातिहा भी पढ़ेंगी और दुआएं भी मांगेगी मगफरत की इसकी। जी। लेकिन और एक और लेकिन मेरी हम खुद ही मतलब अगर मेरी जाने नसीहत से है। पहले तुमने मुतमईन हो जाएं कि हमारे पास जो है ना वो हर कुछ मौजूद है और हम खैर व खूबी वहाँ जा सकते हैं, खुशी खुशी जा सकते हैं, तो वो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती ना। जी। और दूसरी ये कि किसी अकलमंद आदमी ने कहा कि अपनी औलाद के लिए जो है ना हराम की रोजी कमा कर छोड़ के मत जाना, बिल्कुल। क्योंकि वो तो आप जैसे जाओगे वो तो खा पी के बराबर कर देंगे, बल्कि उस हराम की कमाई जो आप छोड़ के गए हो इसके लिए उनके आपस में
फंडे भी होंगे और कोर्ट कचहरी भी होगी। और अजाब लेकिन आपको आप सहना अपने लिए अजाब अपने लिए आपको सहना अपने लिए क्या पड़ेगा लेके जा रहे हो? जी। कल बरोज़ क़यामत जब आप महशर में खड़े हो गए, यही औलाद कहेगी या अल्लाह इसने हमें हराम खिलाया था, इसको सजा दे, हमें सजा नहीं दे। हमने बिल्कुल नहीं सही। कहा था इसको कि हमारे हराम कमा के लाओ। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये सब पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल इसलिए सही। अपने काम को, अपनी रोजी को, अपने सारे जो है ना काम काज, इसको सही कर लें। अगर आप नापते हैं तो सही नापें। अगर आप कोई भी क्वालिटी की, आपकी जो भी चीज़ है क्वालिटी, जो क्वालिटी वो बता के बेचें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करें, इस तरह के मतलब काम ना हो जिससे किसी के साथ ज्यादती हो, कल बरोज़ क़यामत हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। बेशक बिल्कुल। तो आज की अच्छी बात में यही है इंशाल्लाह। माशाल्लाह कंटिन्यू करें प्रोग्राम, मैं भी सुना बहुत हूँ, बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। रहा है, मजा आ रहा है। बहुत बहुत चलें, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया भाई, अस्सलाम बहुत वालेकुम बहुत वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम व ये रहमतुल्लाहि छोटी वबरकातुहू। जी ज़िंदगी की रोज़मर्रा के कामों की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये अगर इंसान ये छोटी छोटी बातें सीख ले, समझ ले, जहन में बिठा ले सामीन, क्योंकि वाकई हम लोग समझते हैं कि ज़िंदगी हमारी कहाँ से कहाँ गुजर गई, पैदा हुए कहाँ कहाँ खेले कूदे, कहाँ कहाँ पढ़े, फिर कहाँ किस कंट्री में आ गए, फिर कहाँ रोज़ी कमा रहे हैं। एक लंबा ऐसा लगता हमने अपने ज़िंदगी का सफ़र जो है ना वो तय कर लिया है। लेकिन एक ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी वक्त इंसान की ख़त्म हो सकती है। उसका कोई पता नहीं होता कि कोई 60 तक जिएगा, कोई 80 तक, कोई 100 तक, कोई 20 में ही चला जाएगा ना। तो इसीलिए ज़िंदगी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं, इन बहुत बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी बातें नहीं, छोटी छोटी ये झूठ नहीं बोलना और रोज़मर्रा के कामों को अपने जो है ना वो बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना। जो भी आपके पास आपकी हैसियत है, थोड़ी बहुत चैरिटी करना। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दौलतमंद हो चैरिटी करने के लिए। अगर आपके पास $1 है और उसमें से एक क्वार्टर भी अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, तो ये भी आपकी उन अच्छाइयों को, उन चीज़ों को। जी कोई है हमारे साथ? जी हेलो। हाँ जी हेलो जी 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 मुश्ताक भाई, मैं ये कह रहा था कि जो ये आज की उमराव जान के टिकट जो है ना, जी मुश्ताक तो भाई, ये ऑनलाइन भी बिकते हैं, तो आप ये अपने सुनने वालों को बता दें। सुलेखा.com। हाँ SULEKHA, हाँ सुलेखा.com, सुलेखा.com पे जाके ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा ठीक है जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। सुलेखा.com पे भी सामीन आप ये टिकटें, आज के जो उमराव जान के टिकटें सुलेखा, चलो, बहुत और बहुत उसमें शुक्रिया। उसमें हमारे सुनने वालों को सबसे अहम बात जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा मुश्ताक भाई परफॉर्म करते हुए। तो सुनने वाले इतने ज़माने से आपकी आवाज़ तो सुन रहे हैं, अब आपको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। जी सामीन, सुलेखा.com पे भी आप ये टिकटें ले सकते हैं। 8474751590। मेरा ख्याल है कि ये कमर्शियल ब्रेक का टाइम है। ये अवामी बाज़ार जो हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं। जी, उसके लिए 7 सेकंड्स की खामोशी, उसके बाद अवामी बाजार का ऐड चलेगा। आप लोग 7 सेकंड्स क्वाइट। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है। आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, ये तो हमारे अवामी बाजार का ऐड था, और अब वक्त हुआ है टॉक शो का। सीरियस गुफ्तगू, एंटरटेनमेंट आवर खत्म। लेकिन किसी ने वो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो सुकरात ने जहर का प्याला क्यों मेरे ख्याल में पिया था? उसे फांसी की सजा हुई थी, और सजा से बचने के लिए मेरे ख्याल में उसने
आई थिंक सो उसको फांसी की सजा हुई देखें, अब थी। आप इतनी तहकीकात करती हैं, इतनी पढ़ती हैं और कर रही, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो नहीं है, हिस्टोरिकल बात है और सबको हाँ। पता है कि सुकरात ने जहर का प्याला तो पिया था, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी, उसने जहर का प्याला क्यों पिया था, ये मैं बाद में और मैं बताऊंगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बिल्कुल बिल्कुल बुद्धू थी, इसलिए कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्योग्राफी में। मुझे सिर्फ अच्छा लगता था कि जब अगर आपको मैप पे समंदर बताना हो तो लाइट ब्लू कलर करना, उसको कलरिंग करना मुझे अच्छा लगता था, माउंटेन्स को कलर करना। हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, आई लव इट। जी, तो ये बात थी। चलें, तो फिर हम बात कर रहे थे सीरियस गुफ्तगू की, सीरियस गुफ्तगू। 1 सेकेंड, लेट मी गो ऑन द फेसबुक। देखिए, फेसबुक के मैसेजेस भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। 1 सेकेंड। सोनी धरती और ऑन एयर। मैंने कहा वो मोहब्बत में नाकाम हो गया था। नहीं, वो लैला मजनू की स्टोरी तो नहीं है क्या? सही है सोहेल? नहीं, तो मोहब्बत का कोई इंसान किसी से भी करे शादी के लिए, ये नहीं है कि कोई लैला मजनू की मिलती। हाँ, नहीं, लेकिन क्या वाकई इसीलिए उसने जहर का प्याला पिया था सोहेल? नहीं, वो मिसेस रफीक, उसने जहर का प्याला मोहब्बत में नाकामी में नहीं पिया था। बहरहाल आपने चलो, गुड ट्राई। एटलीस्ट ट्राई। इनमें हिम्मत बहुत है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है मिसेस रफीक ना। I mean, हर चीज में पार्टिसिपेट करती है, जवाब देने की कोशिश ये एक करती है। अच्छी Like बात that. होती है कि आप किसी चीज़ के लिए भी ट्राई करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको पता नहीं है तो आप कोई आपका मजाक उड़ाएगा। हर चीज़ में जो है ना वो ट्राई ज़रूर किया करें, चाहे गलत जवाब दें, लेकिन इससे आपको अपनी कॉन्फिडेंस और करेज का अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। चलें, तो आज म्यूजिक बंद, एवरीथिंग बंद। जी जी, आज का टॉक शो मेरा बातें और अमल। बातें और अमल, वेरी गुड। आज मैं अपना टॉक शो शुरू करती हूँ एक वर्ड्स ऑफ विजडम से, यानी उसको उर्दू में अक़वाल ज़री कहेंगे, क्या कहेंगे, आई डोंट नो। वर्ड्स ऑफ विजडम से शुरू करती हूँ। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। आपने देखी होगी अच्छी बातें, आजकल आप गूगल कर लें, सर्च कर लें, कोटेबल कोट्स लिख दें, गोल्डन वर्ड्स लिख लें, वर्ड्स ऑफ विजडम लिख लें, ऐसी बातें आपको एक से एक ऐसी अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिलेगी। 1 सेकेंड। सोनी धरती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये शोएब भाई जब कह रहे हैं कि इतना के भाई कोशिश करनी चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुकरात ने अपनी बीवी की वजह से जहर का प्याला पिया था। नहीं नहीं अशोक भाई, बीवी की वजह से नहीं पिया था। तो बता देना आप, आज बता दे। बीवी ने पिलाया था। चले, मुझे आज बता देना आप लोगों को जवाब। सोहेल, ये सस्पेंस क्यों रख रहे हैं? नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले, मुझे हिस्ट्री की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, कुछ दिन पहले पढ़ा तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि सुकरात ने, ये तो सारी ज़िंदगी सुनते आए कि सुकरात ने जहर का प्याला पिया था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि, और मैंने इसीलिए रेडियो पे क्वेश्चन डाला है कि इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। इंसान पढ़ता है, पूरी उम्र पढ़ता रहता है, इतनी नॉलेज है दुनिया में कि पूरी उम्र भी पढ़ता रहे तो उसके लिए काफ़ी नहीं होता कि उसके पास इनफ नॉलेज हो गई हर चीज़ की, दीन की, दुनिया की, हर चीज़ की। तो ये मैंने भी अभी पढ़ा है, अब जाके मुझे पता चला कि सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया था। अच्छा, चलें तो आप वो कह रही थी, हाँ वो क्या बड़ी अच्छी बात आपने शुरू हाँ, करी मेरा थी। टॉक शो का शुरू है कि मैंने कहा बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। खूबसूरत बातें, अक़वाल ज़री, ये सब पढ़ना, कॉपी एंड पेस्ट करना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डाल देना और शेयर करना कितना आसान हो गया है आजकल। आई वॉन्ट टेक द कॉल बिकॉज मेरे टॉक शो में ज़रा कंसंट्रेशन मेरा ख़त्म हो जाता है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। अपने आंसर को होल्ड रखें, अपने आंसर को होल्ड रखें, इसलिए कि फिर जब एक दफ़ा वो टॉक शो के सिलसिले में बीच में दूसरी बातें आ जाती है तो इट लूजेज द इफ़ेक्ट। मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ उसमें असर कम हो जाता है। बेशक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। दो कॉल्स आ रही है, बट प्लीज़ आई वोंट टेक एनी कॉल्स। तो मैं कह रही थी कि ये सब बातें आजकल शेयर करना कितना आसान हो गया है। सोशल मीडिया ने इन सब चीज़ों को कितना आसान कर दिया है पता नहीं, मगर जहाँ तक मेरे मिजाज की बात है, ये सोशल मीडिया मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता। इतने घंटे फ़ोन पर अपने या अपने लैपटॉप पर महज दूसरों की बातें शेयर करनी हो और आगे बढ़ाना हो, तो मैं इस टाइम में अपनी क्यों ना कज़ा नमाज़ें पढ़ लूँ या अपने बच्चों के साथ बैठ जाऊँ जो शायद मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए सही वक्त का टाइम का वेट कर रहे हो। या इतने घंटे आप अपनी जॉब पर ओवर टाइम करके कुछ अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा कमा ले। सेंस बनता है ना? या आप बस बैठ के वो जो आजकल देखा है, हर कोई आप बस में जाएं, टैक्सी में या कहीं भी जाएं, आप देखें जहाँ भी आप पहुँचेंगे, एयरपोर्ट पे देखें, बस हर सब कोई अपने फ़ोन पे लगा हुआ है। फ़ोन पे लगा हुआ है कि जैसे कोई मैसेज मिस हो जाएगा, कोई कॉपी और पेस्ट किया हुआ, शेयर किया हुआ, उन्हें हर चीज़ शेयर करी हुई पढ़नी ज़रूरी होती है।
तो क्या ये सब सेंस बनता है कि उसकी जगह मैंने कहा कि हम अपनी कज़ा नमाजें, कज़ा इबादतें जो हम छोड़ चुके होते हैं उसमें वो कर सकते हैं, वो सब पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसे फालतू टाइम ज़ाया करने का क्या मकसद है? इससे कि जो बातें आप शेयर कर रहे होते हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगी कैसे ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने कहा कि आप या तो अपनी फैमिली के लिए ओवर टाइम करके पैसे कमा सकते हैं। अच्छी बातें शेयर करना अच्छी बात है, आई ट्रस्ट दैट। मगर जब इन्हीं खूबसूरत बातों पर अमल करने की बात आती है तो हम सब ज़ीरो हो जाते हैं। और अगर ज़ीरो नहीं भी होते तो जो खूबसूरत बातें शेयर कर रहे होते असल ज़िंदगी में हम उन बातों का ऑपोजिट कर रहे होते। वैसे तो मैं बहुत कम ही व्हाट्सएप या फेसबुक पर बैठती हूँ, मगर जब भी बैठती हूँ मुझे ये सब बड़ा फेक लगता है। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने ग्रुप बनाए हुए होते हैं अपने दोस्तों के, फैमिली मेम्बर्स के, जिसमें हर कोई एक दूसरे को बहुत करीब से जानता है। उसे ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरत बातें शेयर करके हम एक दूसरे का एक्चुअली मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल ले लें कि आपके ग्रुप में आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसे आप बहुत करीब से जानते हैं, जो एक नंबर का झूठा है, हमेशा दूसरों को टोपी पहनाता रहता है। वो एक बात शेयर कर रहा है, हमेशा सच बोलो। ये बात पढ़कर आप दिल में उस पर हंस रहे होंगे कि ये शख्स तो खुद इतना झूठा है और ये कह रहा है और ये शेयर कर रहा है कि सच बोलो। कोई मजहब की धज्जियां उड़ा रहा है, खुद तीसरी शादी करके बैठा है, और हालांकि वो जानता है कि तलाक जैसा लफ्ज़ खुदा को भी नापसंद है, जो वो खुद तो अपने लिए इस्तेमाल करवा चुका है, यानी 2 दफ़ा तलाक करवा के तीसरी शादी किया हुआ है, और दूसरों को भी मजबूर कर रहा है कि इस तलाक के लफ्ज़ को इस्तेमाल करे। और वो शेयर कर रहा है कुरानी आयत का मशवरा, कुरानी आयत को फॉलो करने का मशवरा दे रहा है, नमाजी और परहेजगार बनो ये शेयर कर रहा है, कुरान को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करो ये बातें शेयर कर रहा है, और उससे कुरान के उससे हिदायत पाओ। है ना मजाक की बात? कह कुछ और रहा है, शेयर कुछ और कर रहा है, अमल कुछ और कर रहा है। मगर ये सब करने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? क्यों हम दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं कि हमारी अच्छी बातें शेयर करने पर कोई हमारे पिछले सारे आमाल को और हर माजी के वाक़यात को भूल कर समझेगा कि ये इंसान तो अब बहुत अच्छा बन गया है। मगर वो इंसान जो आपको माजी में एक जालिम और नाइंसाफ़ इंसान समझता है, जब तक आप उसकी सोच नहीं बदल सकते या वो गवाही ना दे दे कि आपने अपनी हरकतों से तौबा कर लिए, माफ़ी मांग ली, जब तक वो इन बातों को शेयर करते देखकर आपका मजाक ही उड़ा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हम सब ऐसा दोगलापन क्यों करते हैं? किसको दुनिया में अपना अच्छा होने का यकीन दिलाना चाहते हैं? हालांकि हम सब जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है, हम माजी में क्या करते रहे वो खुदा से छुपा हुआ तो नहीं है ना। वो सब जानता है, फिर एक दूसरे के सामने अपना मजाक बनाने का क्या फ़ायदा? आप क्या समझते, इंसान अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा जाहिर करने के लिए जितनी मेहनत करता है, यानी ये जो अच्छी बातें शेयर करना, गोल्डन वर्ड शेयर करना, इतनी ही मेहनत, बल्कि उसकी 25% भी मेहनत अगर वो अपने अमाल को ठीक करने पर करे तो शायद अपनी आकबत संवारने में कामयाब हो जाए। यानी कज़ा नमाजें पढ़ ले, रोज़े रख ले, बाहर निकल कर गरीबों की मदद कर ले, उस दरमियान में एक यतीम खाने का ही चक्कर लगा ले तो उसे एहसास हो जाए कि यतीम बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। या फिर आप ये सोचें कि ये अच्छा है कि ये सब कज़ा नमाजें पढ़ना और अपनी जॉब पे ओवर टाइम करना, या फिर एक यतीम खाने का चक्कर लगाना ज़्यादा अच्छा है, या फ़ोन पर झुककर अच्छी बातों को शेयर करना जिनका आपकी असली ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अब एक चीज़ अच्छी होती है पॉलिटिकल न्यूज़, आई अंडरस्टैंड कि अगर आप पॉलिटिकल ख़बरें शेयर कर रहे हैं तो वो तो समझ आती है कि वो हो सकता है कोई ऐसी पॉलिटिकल बात हुई हो किसी कंट्री में जो आपको मौका ना मिला खबरें देखने का और आपने उससे सुन ली। लेकिन ये जो पर्सनल अच्छी अच्छी गोल्डन वर्ड शेयर करते हैं ना, उसको खुदारा अगर आप शेयर करना ही चाहते हैं तो इस तरह कीजिए कि आप उस पर पूरे उतरते हों, ताकि आपके ग्रुप में जो पढ़ने वाला हो, जो आपको बहुत करीब से जानता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसना ना शुरू हो जाए, इंस्टेड ऑफ अच्छी बात का इफ़ेक्ट के वो आपका मजाक ना उड़ाना शुरू हो जाए। तो ये सब अब आते हैं इंसानी फितरत की तरफ कि इंसान ऐसा करता क्यों है। बच्चे गलती करें तो खुदा भी इन्हें माफ़ करता है, मगर जब बड़े गलती करें तो वो हमारे आमाल की किताबों में लिख दिया जाता है। आपको पता होगा ना कि मुनकर और नकीर जो हमारे फरिश्ते दो कंधों पर बैठे हैं वो हमारे आमाल को लिखते हैं। फिर क्या वजह है जो अच्छी बातें हम शेयर करते हैं सिर्फ शेयर ही क्यों करते, उन पर अमल क्यों नहीं करते? अगर सिर्फ अच्छी बातें ही करना काफ़ी होता या तारीफ़ें करना ही काफ़ी होता तो हमारे कांधों पर फरिश्तों की ज़रूरत ही ना होती,
जो हमारे हर अमाल को नोट करते। वो सिर्फ ये नोट नहीं करते कि आज हमने कॉपी और पेस्ट क्या किया है व्हाट्सएप पे, और हमने अच्छी बात कॉपी और पेस्ट और शेयर की है या बुरी बात शेयर की है, नहीं, वो ये नोट नहीं करते। वो हमारे अमाल को नोट करते। फिर सिर्फ हमारी अगर ऐसा कुछ होता और सिर्फ हमारे बोलने के ऊपर इतना असर होता, तो मैंने कहा हमारे कंधों पर फरिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम अपनी इबादतों में अल्लाह की हर वक्त हमदो सना करते हैं और तारीफ़ करते हैं, और हम जन्नती हो जाते। फिर ये अमाल की किताब किस लिए? अब एक मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हम सब दुनिया में आते, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजते हुए एक मोटी सी डायरी हमारे हाथों में थमा दी है, जो बिल्कुल प्लेन है। नथिंग इज़ रिटन इन दैट, इट्स टोटली एम्प्टी एंड प्लेन। जब हम बच्चे होते हैं तो शुरू के पेजेस में हम क्या करते हैं? हम वो डायरी खोलते हैं, हम बच्चे होते हैं तो हम टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाते, जिसे शायद अल्लाह ताला भी देखकर मुस्कुरा देते होंगे, तभी तो उन्होंने बच्चों के गुनाहों को माफ़ किया है। फिर जब हम ज़रा बड़े होते हैं तो जैसे हमारे अमाल, हम अपनी नेकियों से, गुनाहों से इस डायरी को भरना शुरू कर देते, जो असल में हमारा ये नामा अमाल होता है। अब यकीनन अल्लाह ताला भी एक्सपेक्ट करते होंगे कि ये बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें अपने नामा अमाल में नहीं बनाएगा, अब उसकी डायरी में कुछ नेक अमाल लिख दिए जाएंगे। मगर अफसोस, ये नामा अमाल की डायरी में सिर्फ सच लिखने की इजाज़त है, उसमें आप कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर सकते, यानी सुनी सुनाई बातों को शेयर नहीं कर सकते और अच्छी बात नहीं लिख सकते, बल्कि हर लिखी हुई बात का इस तरह वजूद और प्रूफ होना चाहिए कि पहले वो वाक़या हकीकतन आपके ज़िंदगी में हुआ हो। यही फ़र्क है व्हाट्सएप और फेसबुक से अच्छी बातें शेयर करने में और हमारे नामाए अमाल के लिखने में। लेकिन अब ये बात आती है कि हमारे नामाए, हम अच्छी सोच भी रख सकते हैं, सोचें कि हम अच्छी बात शेयर इसीलिए करते हैं कि वो बातें पढ़ के हमें दिल को अच्छी लगती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि हमारे अमाल में उसकी कमी पाई जाती है? हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छी बातें शेयर करते हैं, हम हो सकता है हमारे दिल में वो बातें हमारे दिल को लगती हो। अच्छी बातें पढ़ के किसका दिल नहीं सुन के वाह वाह करता है कोई कि हाँ ये इसने कितनी अच्छी बात करी है, लेकिन वो बातें हमारे दिल को लगती है तो हमारे अमाल में उसकी झलक क्यों नज़र नहीं आती? अब उसकी एक मिसाल दूंगी। कहा जाता है हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। इसी तरह आपको पता है कि हमारे नामाए अमाल की खराबी में, यानी वो हमारा नामाए अमाल जो हमारे अमाल से लिखा जाता है, उसमें अगर गुनाहों की तादाद बढ़ जाती है या गलत कामों की तादाद बढ़ जाती है, कि जैसे ये साहब का मैं एक मिसाल दे रही थी कि तीसरी शादी की हुई है और फिर भी वो अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं इसलिए कि वो अच्छी बातें उनके दिल को लगती होगी, हो सकता है वो चाहते हों कि वो ऐसे बन जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते? इसी तरह जैसे कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक आदमी के नामाए अमाल को बुरा बनाने में यकीन कीजिए कि दूसरे आदमी का हाथ होता है। टोटली हम किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। अब उसकी मिसाल मैं आपको देके समझाऊंगी कि हम इंसान चाहें तो एक दूसरे की इस बात में मदद कर सकते हैं कि जैसे हम अच्छी बातें शेयर करते हैं ना, ऐसे एक दूसरे के नामाए अमाल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम। और ये उस इंसान पर डिपेंड नहीं है जिसका नामाए अमाल लिखा गया है, बल्कि हमारे पे भी डिपेंड करता है, उसके करीबी लोगों पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने होने वालों को किस तरह गुनाहों से बचाए। जैसे एक माँ देखे ना, माँ अपने बच्चों को क्यों अच्छी तरबियत देती है? वो तरबियत ही की वजह से ये होता है कि बच्चा बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनता है। तो ये एक चीज़ें लिंक करती है, और ये लिंक करने में यकीन कीजिए कि अगर वाकई देखा जाए तो ये तो है कि हम अपने अमाल की खुद ही सज़ा पाते हैं और हम हर इंसान को अपने अमाल का खुद ही जवाब देना है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर हम चाहें तो एक दूसरे की इस बारे में मदद कर सकते हैं। हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा भाई, फ़र्ज़ करें कि मेरा भाई है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, अगर मैं उसको समझाऊं, मैं जानती हूं कि वो कर रहा है गलत काम, अगर मैं उसको समझाऊं और उसकी समझ में ये बात आ जाती है तो वो हो सकता है वो गलत काम करने से रुक जाए। लेकिन हम ये नहीं करते, हम एक दूसरे की इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर हम एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दें तो शायद हम में से कोई गुनाहगार न रहे। सबको फिक्र हो, हम एक दूसरे को जब इमोशनल ब्लैकमेल ना करें और हर कोई ये सोचे कि कोई मुझे पपेट नहीं बना रहा है, किसी की मोहब्बत में मजबूर होकर मैं फैसला नहीं कर रहा, किसी के बोलने पे नहीं कर रहा हूँ, और जब वो अपने दिमाग से सोचे
और वो वाकई इन बातों को शेयर भी कर रहा हो कि अच्छी बात है, गोल्डन वर्ड शेयर कर रहा हो, और कहीं उसे फैसला करने की उसमें कुव्वत हो और उसे आज़ादी दी जाए कि तुम दूसरों की बातों में ना सोचो, दूसरे की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आओ, बल्कि अपने फैसले खुद करो, तो शायद वो ऐसे गलत फैसले ना करे। तो हम में बहुत कुछ, मैंने आपको अगर वाक्य आपको बताया हो कि एक घर में लड़ाई होती है इसलिए लड़ाई होती है कि एक बेटा शादी करता है, तो बेटा शादी करता है तो सास बहू में लड़ाई होती है, बहू आ जाती है तो सास ये समझती है कि मेरे बेटे को वो मुझसे छीन रही है, और बीवी ये समझती है कि अब माँ को इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि अब उसकी बेटे की मोहब्बत का कोई और शरीक भी है। जवाब क्या हुआ? अगर बेटा बैलेंस करना जानता है, वो दोनों को ये बात समझा सकता है और अपनी हरकतों से, बिहेवियर से प्रूफ कर सकता है कि माँ की अलग इज्जत है और बीवी की अलग इज्जत है, तो फिर कभी ये नहीं होगा कि नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे कि बेटे ने माँ के साथ बदतमीजी की या बेटे ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म किया, माँ के बोलने पे उसको तलाक दे दी। तो मुजरिम कौन हुआ? अगर आप उसको बिल्कुल बारीकी से देखें ना, तो मुजरिम ना बहू है, ना सास है, ना माँ है, ना बीवी है। मुजरिम वो शौहर है जो बैलेंस करना नहीं जानता। इसी तरह अगर कोई घर में नई शादी होती है, निकाह होता है, सब कुछ होता है, तो निकाह के उन अल्फाजों को भरम रखने के लिए अगर कोई आदमी अपनी बीवी को खानदान में लेकर जाता है और उसके खानदान में वो जिस तरह अपनी बीवी को रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरह उसकी इज्जत करेगा, तो फिर उसके घर वाले इज्जत करेंगे। लेकिन अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिस निकाह को पढ़कर और जिस अल्फाजों को समझकर और उस बातों को भुलाकर अपने घर में अपनी बीवी की बेइज्जती कराता है, तो फिर उसका जिम्मेदार आप उसके ससुर को तो नहीं कहेंगे ना, उसकी सास को तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो तो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर हैं। उन्हें लगा कि उनका बेटा इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी बीवी की ज़्यादा इज्जत नहीं कर रहा है, तो फिर उन्होंने भी शुरू कर दिया कि वाकई हमारा बेटा तो खुश नहीं लग रहा है इससे। तो आप उसको पूरा ब्लेम नहीं दे सकते कि आप अपने जेठ को इल्ज़ाम दे रहे हैं, अपने ससुर को इल्ज़ाम दे रहे हैं, अपनी सास को इल्ज़ाम दे रहे हैं, अपनी नंद को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मसला तो बीच में वो है ना, वो इंसान है जिसने निकाह किया है, जिसे समझना चाहिए कि उस निकाह के अल्फाज में वो किस बात की गारंटी ले रहा है कि वो हर दुख सुख में अपनी बीवी का भी साथ निभाएगा। तो हम अच्छे हर बुरे अमाल का हम कह देते कि ये इंसान ने बुरा अमाल किया है, ये इंसान ने इसको तलाक दिलवाई है, ये इंसान ने उसको किया है, लेकिन कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि इसके पीछे किसका हाथ है? तो यही मैं कह रही हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक इंसान के बुरे अमाल का सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता। दूसरे लोग जो उसके, जैसे मैंने कहा बेटा है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि माँ बाप को, उसको पता है कि माँ बाप मेरी बात सुनेंगे, मैं जिस तरीके से अपने बीवी को ला कर पेश करूँगा, जितनी इज्जत मैं करूँगा उतनी इज्जत वो लोग करेंगे। तो वो जब बीवी से झगड़ा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि वो जाके शिकायत करता है अपने पेरेंट्स से कि आज मेरी बीवी ने मेरे साथ ये किया वो किया। अब पेरेंट्स तो जाहिर बात है बेटे की मोहब्बत में मजबूर है, बेटे को दुखी नहीं देख सकते। उन्होंने फ़ौरन शुरू किया और ससुर ने कह दिया जा इसको तलाक दे दे, तेरे साथ वो अच्छा नहीं कर रही। तो अब वो तलाक लिखी किसके हिस्से में गई? वो गुनाह किसके हिस्से में लिखा गया? वो गुनाह लिखा गया ससुर के हिस्से में कि ससुर के मशवरे पे बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। लेकिन क्या वाकई वो ससुर इस पूरी ब्लेम का जिम्मेदार है? अगर आप देखें तो नहीं है ना, इसलिए कि हकीकतन तो वो जिसकी बीवी है उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे बराबर इज्जत दिलाए और झगड़ों को इस तरह शिकायतों के अंदाज में ना ले जाए। तो हम जो इंसान है ना, ये हमारे बुरे अमाल की वजह कभी कभी हम खुद नहीं होते, हम अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, हम पपेट होते दूसरों के हाथों में, स्पेशली अपने लोगों के हाथों में जो हमें पपेट बना के इस्तेमाल करते। और उस वक्त हम अपना जहन और अक्ल इसलिए यूज़ नहीं करते कि हम इमोशनली ब्लैकमेल हुए होते। तो मैं जब समझती हूँ, मैं कोई बुरा आदमी देखती हूँ, तो बेसिकली मैं ये नहीं समझती कि उसके सारे बुरे किरदार में, उसकी बुरी हरकतों में, या उसने जो कुछ किया या जो कुछ उसने गुनाह किया उसमें वो पूरा का पूरा उसी का कसूर है। उसका कसूर इसलिए नहीं होता। मैंने कहा ना, वो दो औरतों का मैंने सुनाया था, मैंने आपको जो भी किस्सा भी बता रही थी वो मैंने सुनाया था कि फिर ऐसा होता है कि खूब सास ससुर और बीवी में लड़ाई होती है, बहू और सास में। फिर एक वक्त आता है
कि फैमिली भी बढ़ती है, उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं उसके बेटे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है। और फिर बताया जाता है कि मैंने जो किस्सा पढ़ा था ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि वही सास और वही बहू जो दिन रात लड़ते थे बेटे के होते हुए, जब बेटे का इंतकाल हो जाता है तो यही 2 औरतें होती है जो घर के मर्द की तरह दोनों काम करती हैं और दोनों उस घर से बच्चों को पालती हैं। और फिर उनमें ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं होता, फिर वो एक दूसरे के दर्द को समझने लगती है। तो असल में जानिए अपनी ज़िंदगी में अपने आमाल का रोना रोते हुए, ये ना सोचे कि मैं तो इतना बुरा इंसान हूँ, मैंने तो ये किया वो किया। या आप अगर किसी का शिकार हुए हो किसी के बुरे आमाल का, तो ज़रा गौर कीजिए कि क्या वाकई वो इंसान वाकई बुरा है, या उसमें कहीं ना कहीं वो किसी के हाथों में, अपने खूनी रिश्तों के हाथों में पपेट बन गया था। तो उसके लिए आप अपने दूसरे अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अब एक दोस्त दूसरे की दोस्त की बात सुन के उसे दूसरा दोस्त चढ़ाता है कि देखो घर वालों के साथ ऐसा रहना चाहिए, बीवी के साथ ऐसा रहना चाहिए, ससुराल में ऐसा रहना चाहिए, और वो उसकी बातों में आके उसी तरह का एक्ट करता है। तो उसका वो जो गुनाहों की उसकी दलदल जो तैयार हो रही है, या जो उसका नामाए अमाल लिखा जा रहा है कि उसने ऐसे बदतमीज़ी की, अपनी बीवी को इस तरह जलील किया, अपने सास को इस तरह जलील किया, अपने ससुर के साथ ये सब कुछ किया, तो आप समझिए कि उसमें आपका भी हाथ है कि आप उसके दोस्त हैं और आप उसको गलत मशवरा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी लिंक करती है। तो कभी बुरे इंसान को बुरा मत समझिए, कोशिश कीजिए, मालूम कीजिए कि कहाँ पर किसी और इंसान के हाथों वो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है और उसने ये बुरा काम किया। तो मेन कल्प्रेट को ढूंढिए, हमेशा एक साइडेड बात ना कीजिए। और मैंने हमेशा ये किया है कि मैं हमेशा मेन कल्प्रेट ढूंढती हूँ। अगर मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके आसपास के लोगों को सज़ा ना दूँ, चाहे वो उससे कितना ही करीब लिंक क्यों ना हो। मैं मेन कल्प्रेट को ढूंढती हूँ और मैं सोचती हूँ कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उसके पीछे किसका हाथ है, वॉट वॉज द रीज़न फॉर दैट। मैं वो रीज़न ढूंढती हूँ और फिर अगर उस रीज़न के बाद भी मुझे लगता है कि ये बच्चा तो नहीं था कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें अपने आमाल में बनाता, अगर ये समझदार इंसान था तो फिर उसका कसूरवार तो वो खुद है। तो हमारे में कितनी समझदारी है, इस बात का बहुत गहरा गहरा ताल्लुक है, हमारे में कितनी समझदारी है। अब अगर देखें ना, कोई पसंद की शादी करता है, उसके घर वाले नाराज़ होते हैं कि भाई तुमने अपनी पसंद की शादी करी। अब वो अक्ल उसकी है कि वो देखे कि जो मेरे घर वाले कह रहे हैं क्या वो सच कह रहे हैं। इसलिए कि अगर मैं 26-27 साल का हूँ तो क्या मेरा मज़हब मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं पसंद की शादी करूँ? क्या मेरा मज़हब अगर अगेंस्ट है, या मैं 16-17 साल का हूँ या 18 साल का हूँ और मैंने अपनी पसंद से शादी की, तो बेशक मेरे घर वालों को मुझे कुछ कहने का हक़ है। मैं दूध पीता अगर बच्चा नहीं हूँ और मैंने अपनी पसंद से शादी की, तो किसी को हक़ ये नहीं बनता कि वो मुझे कहें कि मैंने गलत किया है। आपको इस समझदारी का सबूत देना पड़ेगा, वरना यही होगा ना कि आप किसी के हाथों में अपने इमोशनल ब्लैकमेल होंगे, पपेट बनेंगे और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर बैठेंगे। तो ये सब बातें ये होती है कि बुरे इंसान को कभी बुरा ना समझो। हम अपने एक दूसरे के आमाल को सुधारने में हम बहुत मदद कर सकते हैं, ताकि हम जब मरें तो हमारे ज़्यादातर लोग जन्नत में जाएं। उसके लिए आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा, एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना होगा, एक दूसरे को पपेट नहीं बनाना होगा। अगर आप किसी को सीधा रास्ता नहीं बता सकते, सच्चा मशवरा नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि आप खामोश रहें। और अगर आप समझते कि जिसने भी जो कदम उठाया है, अगर वो उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है, उसे राइट है, तो फिर बीच में ज़बरदस्ती से अपने गुनाहों को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, गुनाहगार बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा है कि जब इंसान बच्चा होता है तो वो अपनी नामाए आमाल की डायरी में लकीरें टेढ़ी मेढ़ी बनाता है तो वो माफ़ी के काबिल होती है। लेकिन जब इंसान समझदार हो जाता है तो अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि आप अपने पपेट ना बनो, इमोशनल ब्लैकमेल ना हो। उसका सबसे अच्छा यही है ना कि अल्लाह ताला ने कहा है नामाए आमाल तो लिखना है, डायरी खाली नहीं जानी। ये समझ ले कि जो इंसान आया है दुनिया में, उसने जब डायरी लेके मरना है तो डायरी उसकी फुल होनी चाहिए, उसमें आप ब्लैंक डायरी तो ले ही नहीं जा सकते। तो उसको लिखने के लिए आपको अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी। अपने नामाए आमाल को लिखने के लिए दूसरों के हाथों में ब्लैकमेल ना हो, अपनी अक्ल से सोचें, अपने मज़हब को पढ़ें, अपनी कुरान को फॉलो करें और उसमें देखें। ये नहीं कि आपने जो फ़ैसला किया
मेरे भाई की वजह से किया, मेरी बहन दुखी थी इसलिए मैंने उसको तलाक दिलवा दी, मेरी बहन का ये हाल था, मेरी सास ये कह रही थी, मेरी अम्मी ये कह रही थी, अब माँ का सुनना भी ज़रूरी है। नहीं, इंसाफ पसंदी सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये आपके नामाए अमाल को ठीक करती है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है, ये भी कहा है, आपने पढ़ा होगा कुरान में, कि मैं इन इंसानों की आजमाइश उसकी औलाद से करूँगा। तो अक्सर ये जब औलादे या खूनी रिश्ते होते ना, ये हमारे लिए दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं, इसीलिए हमारे साथ जो पंगा है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है, ये अगर ना भेजे जाते तो आजमाइश कैसे होती अल्लाह ताला की। ये सब चीज़ें हमारी आजमाइश के लिए भेजे गए और बहुत से लोग इसी आजमाइश में फेल हो जाते हैं, खूनी रिश्तों के हाथों पपेट बन जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं और बहुत से गुनाह ऐसे कर बैठते हैं जिनका फिर उन्हें खुद ही जवाब देना होता है। तो हम अपने भाइयों की, अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की मदद इस तरह कर सकते हैं कि कभी किसी को गलत मशवरा ना दें, किसी को किसी बात के लिए मजबूर ना करें, उसकी उम्र को देखें, उसके राइट्स को समझें और फिर कोई कदम उठाएं। इसलिए कि बहरहाल आखिर में तो यही है ना, अल्लाह ताला ने यही कहा है कि हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अब आप अल्लाह ताला को तो कह नहीं सकते कि मुझे तो मेरे भाई ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था। नो, यू कांट से दैट। और ना ही ये कोई कट एंड पेस्ट का मामला है कि आपने सोशल मीडिया से हटा के खाली अमल किया नहीं और वो कट एंड पेस्ट करके अच्छी बात लगा दी। नहीं, मैं तो इस बात में नहीं बिलीव करता हूँ, मैं तो इस बात को अच्छा समझता हूँ। तो मेरा आज का यही टॉपिक था कि इस सोशल मीडिया के खेल में और असल ज़िंदगी के अमल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप जो बातें शेयर करें वो आपके, अगर असल ज़िंदगी में अगर आपको उस पर अमल करने को कहा जाए तो आप किस हद तक, कितने हद तक 90% अमल करेंगे या 0% होंगे या 50% होंगे, ये सोच समझ कर कीजिए शेयर, वरना इन बातों को शेयर करने का तो अपना मजाक उड़ाना ही है। मेरा आज का यही टॉपिक था। सोनी धरती और अनैर। बातों से कुछ नहीं होता मेरी बहन। मैं भी तो यही कह रही थी, अमाल है, अमाल से बनता है, बातों से कुछ नहीं होता। तो इनको बोलने देते ना, और क्या कहना चाह रहे हैं आप हमारे? नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई मैंने। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, तो आपको इतने क्लियरली जो है ना वो बताया गया कि बातों से कुछ नहीं होता, सोनी अमल से ही सब कुछ हाँ, होता है। और सोनी धरती और अनैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। हाँ, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। आदमी का दमे तहरीर नहीं था, लेकिन आदमी के अमाल तो थे ना, अमल तो खुद उसने किया था। अच्छा, वो सवाल आ गया क्या? उसका सवाल का जवाब आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। नहीं, आप बताएं। भाई देखो, मैंने जो पढ़ा है तो मैं 2 लफ्जों में तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके ऊपर एक मुकदमा कायम था और वो उसमें बरी भी हो सकते थे, लेकिन बस वो अपने, मैंने भी कहा ना, सजाए मौत उनको हुई थी उस मुकदमे में। वो असूलों के पाबंद थे अपने। उन्होंने समझौता नहीं किया अपने असूलों से। उन्होंने असूलों की खातिर अपने आप को जहर पी लिया और हुकूमत, अपना जो बादशाह वगैरह उस जमाने में थे, उनसे समझौता नहीं किया। तो मैं समझता हूँ असूलों की खातिर उन्होंने जहर पी लिया। ये है मेरे जहन में, तो ये आता है। हाँ, मतलब आई मीन थोड़ा क्लोज हो गए हैं आप थोड़े क्लोज। नहीं, ये वाकया पूछ रहे हैं कि क्या वाकया हुआ था, कि उनकी स्टोरी पूछ रहे हैं। वाकया तो यही था कि उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था। किस बात का मुकदमा? ये मुझे याद नहीं पड़ रहा है। मतलब जहर का प्याला तो उन्होंने इसलिए पिया था, उनको सजाए मौत दी थी, और उस जमाने में सजाए मौत जो है ना, जहर का प्याला पिला के ही दी जाती थी। नहीं, ये ऐसा था कि उनसे ये कहा गया, जिस जमाने में लोगों को सजाएं दी जाती थी, उनसे कहा जाता था कि आप अपनी मौत का इंतजाम जैसे भी करना चाहें खुद कर लें। समझे? ये उनसे कहा जाता था लोगों से। तो इनसे भी इस किस्म का कुछ कहा गया था शायद। गने वगैरह तो थी नहीं उस जमाने में, तो फायरिंग स्क्वाड से मारते। प्लीज होल्ड ऑन। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे जो सब निचोड़ जो मैंने अंदाजा लगाया कि वो उन्होंने असूलों से समझौता नहीं किया अपने, और उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, बजाय इसके कि वो हुकूमत के मशवरे पे कोई बात मानते हो। वो बहुत हटधर्म आदमी थे और बड़ा नहीं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे और मुंह पे बोल देते थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये वजह है।
बाकी अब मुझे तो नहीं पता, अब आपके जहन में क्या जवाब है उसका। नहीं जहन में नहीं, मेरे पास तो वो आई मीन मैं तो कोई अपनी तरफ से बातें नहीं सोनी दत्ती और बना अनैर? सकता हूँ इतनी बड़ी हिस्टोरी। जनाब उसको तो आपने जो पूरा टाइम दिया, मुझे फोन करता हूँ तो नहीं आपने ड्रॉप हो गई थी, अभी भी तो पिक किया है ना मैंने। बोले आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था बातों से कोई काम नहीं होता। तो आप वो सुकरात की बात कर रहे थे ना, उसकी वाइफ जो थी ना उसको हार्ड टाइम देती थी, उसकी वजह से शराब पी और वो पिया गया, उसने मार दिया खुद को। अच्छा चलें, आपका जवाब भी सुन लिया और सोहेल बताएंगे क्या जवाब है। हिस्ट्री को इतना तो मस्त ना करें, देखें इतनी कॉमन सी बात थी। और मुश्ताक भाई थोड़े उसके जो है ना वो करीब पहुंच गए, लेकिन सूफिया आपका टॉक शो जो है ना बहुत ज़बरदस्त था। मैं बहुत ही तवज्जो के साथ आपकी सारी बातें भी सुन रहा था, दूसरे फेसबुक के मैसेजेस को पढ़ने के साथ साथ। तो आपने जो बातें करी ना बहुत ही समझने की थी, सुनने की थी। मतलब आई मीन उस बात को लोग ऐसे कंटिन्यूसली, ये जो सोशल मीडिया है इतनी फ्रीक्वेंटली सुबह से शाम तक शेयर करते रहते हैं, लेकिन अगर आप उस पर कोई अमल ही नहीं है, वही मैं कह रही हूँ, आप अपना मजाक उड़ा रहे होते। जो आपको जानते हैं अच्छी तरह वो तो समझ रहे होंगे कि ये बोल कुछ और अमल ही नहीं है, तो आपको वो किसी आगे को जो है ना किसी को वो मैसेज पहुंचाना है या उससे वो बात करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए कि जब आप खुद अमल करेंगे उस पर, तो आप दूसरे को उस पर अमल करने की वो कहते हैं ना कि नेवर प्रीच विच यू आर नॉट प्रैक्टिस। तो आप जब खुद कोई चीज़ को करते नहीं है और आप आगे वो मैसेजेस दे रहे हैं ना, तो अपना सिवाय वक्त ज़ाया करने के अलावा जो है ना कुछ नहीं करते। अभी वो आपका शेर याद आ रहा है जो आप हर दफा कहते हैं, अमल से जन्नत अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। और यही बात है कि हम लोग अमल के बंदे नहीं रहे, इसीलिए हमारी कौम इतनी भटक गई। और उसके बाद जो कुछ भी मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा है वो सब से इसी वजह से हो रहा है कि हम लोग अमल से बिल्कुल भटक गए हैं ना। और जो है ना वो सच का लबादा ओढ़ के इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। लबादा हमने ओढ़ा हुआ होता है सच का, और उसके लबादे की आड़ में जो है मुस्तकिल झूठ बोलते हैं। तो ये आई मीन हमारी जो है ना वही है बदकिस्मती है, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं वो थोड़ी सी बात बता दूं, पॉलिटिकल तबसरों का टाइम है या नहीं है? हाँ है, अभी 12 मिनट है। सुकरात ने जो है ना वो लोग पता नहीं उसकी वो बीवी से और इससे एक बहुत हिस्टोरिकल सी बात है। सुकरात जो है ना वो 400 कबल मसीह का एक बहुत बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, इतना बड़ा फ़िलासफ़र था कि जो है ना लोग उससे जो है ना सीखने आया करते थे, बातें जो सारी कुछ होती हैं। तो वो उसने जो है ना अपनी तमाम उम्र तहकीकात के बाद, मुसलसल गौर और फ़िक्र के बाद, उम्र के आखिरी हिस्से में जब सुकरात पहुंचा, तो उसने जो है ना देवताओं के हकीकी वजूद से को मानने से इनकार कर दिया। आपको पता है ना ये ग्रीक जिसे कहते हैं ना ग्रीक गॉड, वो ये ग्रीक का ही था, यूनान जिसे कहते हैं उर्दू में यूँ बोलते हैं, यूनान का ही जो है ना ये था। तो इसने जो है ना आखिरी उम्र में इन सब के वजूद को मानने से इनकार कर दिया, अपनी तहकीकात की उसमें और सब कुछ जो है ना वो जब उसने अपनी अक्ल और शऊर को बेदार करके सब चीज़ों को गौर और फिक्र किया, तो इन चीज़ों को इसने यूनानी जो गॉड हैं, ग्रीक गॉड, उनको मानने से इनकार कर दिया। और उसने कहा कि जो है ना ये सब जो है ना झूठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो उस पर एक मुकदमा चला कि ये शख्स हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है, ये हमारे मुक़द्दस देवताओं को नहीं मानता, ये शख्स एक ऐसे अलग खुदा का तस्वुर पेश करता है जिसे किसी ने नहीं देखा। तो उस इन सारी चीज़ों पे यूनान की अदालत ने उस पर मुकदमा दायर किया कि हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है और एक ऐसे खुदा का तस्वुर पेश कर रहा है जिसे किसी ने नहीं देखा। और ग्रीक गॉड जो माने जाते थे उन सब को उसने डिनाई कर दिया। तो उस पर मुकदमा किया और उसे जाना कहा कि तुम ये जहर का प्याला पी के जो है ना या तो अपने आप को ख़त्म कर लो। कुछ तारीख़ी किताबों में ये भी आया है कि उसको ये भी कहा गया था कि तुम ये जो है ना शहर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ या जहर का प्याला पी लो। ये ऑप्शंस दिए गए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, तो उसका दूसरा ऑप्शन भी दिया गया था कि यहाँ से तुम चले जाओ, तो क्या क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे नौजवान जो है वो गुमराह हो रहे हैं। तो उसने उस सच्चाई को डिनाई नहीं किया, उस सच्चाई पे अड़ा रहा। उसने कहा कि ये जो ग्रीक गॉड हैं ये कोई हैसियत नहीं है, असल खुदा कोई और ही है। तो इस वजह से उसने सच्चाई पे कायम रहते हुए उसने इस बात को माना कि मैं जहर का प्याला पी के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, पर मैं उस बात से नहीं हटूँगा कि ये जो गॉड हैं, ग्रीक गॉड हैं, ये असल जो है ना वो गॉड। तो मेरा जवाब सही हुआ, मैंने आपको कहा ना कोई सच्ची बात कहने से रुक गया था। और एक और बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि ये जो कुरान हकीम में जो
जो लुकमान का जिक्र है ना, वो मैंने ये पढ़ा है कि जो लुकमान दाना लुकमान कहते हैं, वो इसी का जिक्र है, क्योंकि ये 400 साल कबले मसीह में था ये फिलोसफर। तो ये जो सुकरात है ना, इसको कुरान ने लुकमान कह के मुखातिब किया है उसमें कुरान के अंदर ना। तो बड़ा बारीक नुक्ता है, अगर समझ पाओ दोस्तों, सुकरात अगर जहर नहीं पीता तो मर जाता, क्योंकि उसने उस सच्चाई के लिए जहर पिया था और जो उसको उसकी सज़ा दी गई थी। तो लोग जो है ना वो बहरहाल कोशिश की, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी इस सुकरात के जहर के प्याला पीने की हकीकत। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम रह गया है, इलेक्शंस में 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, पूरे ज़ोरों शोर से इल्ज़ामात की बारिश हो रही है दोनों कैंडिडेट्स की जानिब से। मैंने सोफिया 25 सालों में अमेरिका में इतने टेंस इलेक्शन पहले कभी नहीं देखा, और इसके अलावा इतने ट्रैश टॉक करने वाला प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स भी नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कुछ नहीं कहा, मुसलमानों को ना इंटर होने से लेकर औरतों की इंसल्ट तक, टैक्स लॉ का फ़ायदा उठाकर टैक्स की चोरी, मैक्सिको के बॉर्डर पर वॉल, और ना जाने और कितनी ट्रैश टॉक जो मुझे याद नहीं आ रही है इस वक्त अमेरिका की तारीख में। जी मैं कुल ले लें बिल्कुल ले लें, कॉल ले लें। सोनी दत्ती और अनैर जी भाई, मैं सोहेल भाई से ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जो इन्होंने स्टोरी सुनाई है, जी जी, तो इससे तो मेरा 90% तो जवाब मेरा सही है। हाँ मैंने कहा था ना, आप pretty much आप क्लोज पहुंच गए, बिल्कुल आप, मैंने यही तो कहा उसने था। अपने असूलों की खातिर उसने समझौता नहीं किया उसने उन लोगों की बातों से, और उसने तो 2 लफ्जों का जवाब तो यही है कि असूल पसंद आदमी था, और उसने अपने असूलों की खातिर जहर पी लिया। बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना, आप pretty much वहाँ करीब पहुंच गए उस बात के, जो बात है इसके। तो इनाम जीता कि नहीं उन्होंने? इनाम मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको 2 VIP टिकट दिए जाते हैं उमराव, आज के उमराव जान के 2 VIP टिकट आपके हुए। सोनी दत्ती और अनैर जी वालेकुम सलाम। रख देते, वो सलाम करके खुद ही रख देते। सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपके टॉक शो के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि पता नहीं आप एग्री करें कि ना करें, लेकिन अगर कोई अच्छी बात आपके तक आती है, किसी के तक भी आती है, और समझते हो कि आप उस बात के कायल नहीं हो, या आप उस बात को अमल में नहीं लाए हो, या आप जैसे कोई आपकी बुरी आदत है आप में किसी भी चीज की, तम्बाकू की, और आप समझते हो कि यार ये अच्छी बात है जो मैं तो नहीं कर सका, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं आगे तक पहुंचाऊं ताकि कम से कम दूसरे लोग जो है ना उस पर अमल करें, तो उसमें कोई गलत तो नहीं है, मेरा ख्याल है। नहीं गलत तो नहीं है, मैंने कहा ना वो बात हो सकता है आपको भी अट्रैक्ट कर रही हो, आपके दिल को भी लगती हो, लेकिन अगर तो कह रहा हूं, आदमी अगर आगे कर देता है तो रियलाइज करता है कि यार मैंने तो पूरी जिंदगी ये नहीं किया और अभी भी मैं नहीं कर पाता हूँ, जो भी है मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। एक एग्जाम्पल, कोई भी बुरी आदत है, कोई भी बुरी चीज या झूठ बोलना, वो कहे कम से कम यार अच्छी बात मेरे सामने आई है और मैं रियलाइज करता हूँ कि अच्छी बात है। अगर वो एक सेंटेंस, तो हो सकता है कि उसने 10 आदमी को पहुंचाया, उसमें अगर एक आदमी भी अगर जो नहीं जानता होगा या जिसको नहीं पता होगा, तो वो शायद अमल करेगा। नहीं तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि जब आप ऐसी बातें शेयर कर रहे हो जिसपे आपने अमल नहीं किया, तो एक अगर सेंटेंस ऐड कर लें कि आई विल ट्राई टू डू इट एंड यू आल्सो ट्राई टू डू इट। तो इस तरह तो अच्छी बात कहीं भी नहीं पहुंचेगी फिर तो। क्यों नहीं, आप अमल करें, आप उसको शेयर करते हुए, आप शेयर करते हुए, कोई ना कोई बुराइयां तो नहीं आप शेयर करते हुए, नहीं आप मेरी बात सुने, आगे तक नहीं पहुंचा, नहीं मेरी बात आप सुने, मैं ये कह रही हूँ शेयर करते हुए एक जुमले का एडिशन कर दें कि आई विल ट्राई टू फॉलो इट, यू आल्सो डू दैट। आपको पता है ये जो बातें सर्कुलर होती है और किस तरह होती है, वो एक आदमी उसको वो नहीं करता है, वो देखता है कि अगर ये बात अच्छी लगी है तो कहाँ से आई वो भी उसको नहीं पता होता है, वो जाके फॉरवर्ड कर देता है कि यार मैं तो वो अपना ऐड भी तो कर सकता है, उसमें अपना सेंटेंस भी तो ऐड कर सकता है। लेकिन ऐसा ना, लेकिन बुरी बात नहीं है मकसद में, आप बुरी बात तो मैंने शेयर करना है, आगे करना बुरी बात। आप भी देखो ना कितनी अच्छी बातें बोलते हो ना, अमल करते हो, किसी को नहीं पता है, लेकिन जिसके भी जो लोग सुनते हो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई अमल करेगा। जी, लेकिन आपकी बात सुन ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो बात आगे नहीं करती हूँ जिसपे मैं पहले खुद नहीं उतरती पूरी, और मैं तो फॉलो करती हूँ फिर आगे। आप इसको सोशल मीडिया तक ना ले जाएं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक जो है ना वो जुम्मे के खुतबे में एक मौलवी बैठा हुआ आपको जो है ना वो एक बातें अच्छी बता रहा है, दीन की, इस्लाम की, दुनिया की, तो अगर वो उन पे खुद अमल नहीं कर रहा तो उसका मतलब है तो सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे ना, सब जो जानते हैं उसको, वो क्या सोचेंगे। अगर ना भी मजाक उड़ाएं तो वो प्रीचिंग जो है ना वो गलत हो जाती है, दिल से नहीं हुई। ओके, सोनी दत्ती और अनैर। जी सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी अशरफ भाई, देखिए आपने जो बात बताई ना, कुरान भी इसकी मतलब कुरान पाक में भी गई है, अल्लाह ताला बंदों से कहता है कि वो क्यों नहीं करते जो कहते हो। हाँ बिल्कुल।
ये कुरान की आयत का तर्जुमा है कि वो क्यों नहीं करते जो कहते हो। तो बिल्कुल, मुसलमानों से कहा गया कि जो आप कहते हो उस पर अमल भी करो। हाँ, ये पहले अमल और- करो। हाँ हाँ, बिल्कुल ये तो सही है। कुरान से की हो गई। हाँ। अब जो भाई साहब ने जो फोन किया था ना, हम्म, वो उसको हम यूं ले सकते हैं कि अगर उसकी नीयत क्या है कि आगे शेयर करने के लिए वो जो भेज रहा है तो कोई बात अच्छी लगी और उसकी नीयत ये कर लेता कि मैं भी अमल करने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन वही तो मैं ऐड बोला करने का वही मैं ऐड करने का कह रही हूँ कि आप उस अच्छी बात के साथ ये ऐड करें कि मैं भी अमल करने की कोशिश करूंगा, पढ़ने वाला भी अमल करने की कोशिश करे। हाँ, बस तो ये इस अगर तरह उसकी आपका नीयत ये दिल है भी ना साफ हो कि- जाता है ना। हाँ, अब देखिए कुरान, अब ये तो मैंने कुरान की आयत का आपको बताया, हदीस शरीफ का भी बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम है कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, चाहे एक ही आयत हो, हम्म, चाहे एक ही अच्छी बात हो, तो वो आप आगे पहुंचा दो। तो उसको भी नीयत अगर दिल में रख के वो करता है तो वो हदीस पे अमल कर रहा है। बिल्कुल और ये भी एक कुरान पाक कहता है कि वो क्यों नहीं करते जो कहते हो। बिल्कुल तो मैं वो भी करना चाहिए जो हम कहते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर बाप सिगरेट पी रहा है तो बेटे को बोला तू मत पी, तो उसकी बात में वो वजन नहीं होगा। बिल्कुल खुद नमाज ना पढ़े, बेटे से कहे तू नमाज पढ़, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल बेटा सही। कहेगा भाई आप तो नहीं पढ़ते, मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ, और नहीं भी कहेगा खुद भी अगर नमाज इज्जत के पढ़ो, मारे तो दिल बच्चों में से तो भी कहो समझेगा। पढ़ने हाँ, के लिए, हाँ। तो खुद भी सिगरेट ना पियो तो बच्चे से भी कहो कि भाई तू बेटा सिगरेट नहीं पिए, नुकसान दे। हाँ, तो बात में बिल्कुल वजन सही। होता है, हाँ, तो दिल को असर करता है। हाँ, तो वही आपकी बात अपनी में जगह पे वजन सही है भी- और जो भाई ने अभी फोन किया वो भी कुछ हद तक अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल सही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। इन्होंने मसला ही हल कर दिया। और यही मैं कह रही थी कि मुझे अच्छा लगता है कि अच्छी बात आप शेयर करें, लेकिन ऐसा करेंगे वो शेयर करते हुए आपका दिल साफ हो कि आप भी इस पे अमल कर रहे हैं। और अगर नहीं दिल साफ है तो थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा अपने बारे में भी बताएं कि मैं भी अमल करने की कोशिश करूंगा और पढ़ने वाला भी अमल करने की कोशिश करे। इतनी सी बात थी। बिल्कुल। और फिर जब अमल के मुसलमान बन जाएंगे तो सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। सोनी धरती और अनहर सलाम जी, जी, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। अब बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो मैं वो बोल रहा था कि आपको पता है कि सुकरात तो 4 साल पहले आया था। 400 साल पहले आए थे, 400 साल कबले मसीह। हाँ, राइट। जी। अब कुरान जो आया था, जी जी। सोनी धरती और अनहर अरे आपकी लाइन ही ड्रॉप हो जा रही है, आपकी जी, पता नहीं वालेकुम line drop सलाम हो जी। जा रही है। छोटी सी बात कर दी, जी, एक जी। कथा में कह रहा हूँ कि आप कितनी रेमेडी आप इंडियन बताते हैं कि भाई ये कलंजी खाने से ये होता है, ये होता है, ये हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि आपने सारी इस्तेमाल नहीं की होगी, लेकिन आप जब रेडियो पे देते हो तो कोई ना कोई इस्तेमाल करके उसका फायदा पहुंच लेता होगा। या एक और एक बार फिर मजाक के टोन में कह दूं, आप कितनी रेस्टोरेंट की तारीफ करते हो कि यार फलाने का खाना बड़ा अच्छा नहीं, है, वो है। हम कभी झूठी तारीफ नहीं लेकिन करते। नहीं तो आप सारी रेस्टोरेंट का वो खाना समझते हो कि अच्छा है। आप अरे, जो होटल का नाम लेते हो नहीं, ना, वहाँ नहीं, हमने भी नहीं, खाया हुआ है। नहीं, खालिद मैंने भाई, एक खालिद भाई। रेस्टोरेंट रिव्यू हम लोग करते थे जिसमें हमने कुछ रेस्टोरेंट की बुराई भी की थी कि जाके हमने खाना लेकिन वो खाया, सही उसका खाना है। खाया। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट आप तारीफ करते हो ना, वो कितनी तारीफ के लायक होता भी नहीं है, मैं झूठी- आपको बता दूं। लेकिन क्या है कि अगर आपको कमर्शियल आप करते हो जो भी है, पर बहुत सारी चीजें आप बता दो, जैसे ये खाने से ये हेल्थ अच्छी होगी, ये होगा, वो होगा। जी, जी। हो सकता है कि आपको वो इस्तेमाल करने में नहीं आई होगी, लेकिन आपके बताने से कितने लोगों को फायदा होता है आपको पता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जी जी। तो अच्छी बात को आगे सर्कुलर करना, मैं समझता हूँ बुरा कहीं से भी नहीं है। चले लेकिन अगर किसी ऐसे ग्रुप में कर रहे हैं जो आपको अच्छी तरह जानता हो और वो जानता हो कि ये खुद अमल नहीं करता, तो उस पे क्या इफेक्ट होगा जब वो पढ़ेगा? तो आपने सोचा चले जो एक बहुत सारी फैमिली बात ग्रुप मेरे- बनाया जाता है और मेरा ख्याल है टाइम जो है ना वो खत्म हुआ चाहता है, बहुत 1 मिनट ही रह शुक्रिया, गया बहुत है। बहुत लेकिन शुक्रिया, एक thank you, एक sir. बात जो है ना वो Thank you, क्लोजिंग के तौर पे जो है ना वो कह सके, हो सकता है वो बात आपको अच्छी लगे, आप उस पर अमल ज़रूर करना शुरू कर दें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकल चीज़ें जो मुझे भी मिलती हैं और मुझे उसके मुतालिक नहीं पता, और बहुत सारे मैंने भी ऐसे अमल लोगों की बातों से ही पढ़ के या सुन के जो है ना शुरू किए, जो मैं पहले कभी जिनके मुतालिक जानता भी नहीं था। अच्छी बातें फैलाना को बुरा नहीं कहा गया है, लेकिन जो बातें आप पे आती हैं, आप उन अच्छी बातों पे अमल करने की भी जो है ना वो कोशिश करें कम से कम, तो वो जो है ना वो अमल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। मेरी पॉलिटिकल बात रह गई, लेकिन बहरहाल इलेक्शन में अभी 2 वीक बाकी हैं, तो वो अभी भी जो कर बहुत सकते सारी हैं। बातें जो करनी थी मुझे तो वो फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत लोगों का शुक्रिया, खुदा पार्टिसिपेशन का, हाफिज। और इस सारे फोरम से, इन सारे पार्टिसिपेशन से हम और आप सब लोग बहुत कुछ सीखते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह खुदा हाफिज़। हाफिज, खुदा हाफिज। in the month of September, thereby doubling her ad buys from August. Now, most of those ads are negative against Hello? Donald Trump.